हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास है इसमें अपन द्रव्य विज्ञानीय जो अध्याय है ये अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो द्रव्य विज्ञानीय अध्याय से बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं तो कंपेयर देन आपके जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपकी स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको जो द्रव्य विज्ञानीय जो अध्याय है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इससे जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांसेस है। चैप्टर का नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, द्रव्य द्रव्य विज्ञानी अध्याय। तो द्रव्य द्रव्य विज्ञानी अध्याय मतलब जो आपके अलग अलग जो वर्ग है, जैसे कि द्रव्य मतलब क्या होता है, जो लिक्विड चीज है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी लिक्विड चीज है उनको जो वर्ग में एक प्रॉपर क्लास में जो रखा गया इस चैप्टर के अंतर्गत अपन देखेंगे। ठीक है, तो जो वांग भट्ट है, आचार्य वांग भट्ट है, इन्होंने टोटल 7 वर्गों का वर्णन किया है इस अध्याय के अंतर्गत। जो अष्टांग हृदय में आचार्य जो वांग भट्ट है उन्होंने टोटल 7 वर्गों का वर्णन किया है, और इसको अपने को एक एक वर्ग को देखना है। तो एक एक वर्ग से आपके क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा जल वर्ग को बताइए, इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले ये जो 7 वर्ग यहाँ पे बोले गए हैं ना, इसको अपन सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ये 7 वर्ग है। तो पहला है आपका तोय वर्ग। तोय मतलब जल को बोला गया है, जो वाटर है उसके लिए एक प्रॉपर क्लास है। ठीक है, तो तोय वर्ग। फिर उसके बाद में आता है आपको दूध वर्ग। दूध वर्ग मतलब जो मिल्क है उसका एक अलग से क्लास है, जिसके अंतर्गत अलग अलग जो मिल्क है जैसे कि गाय, ठीक है, वो सभी चीजें आ जाती है। फिर आता है आपका तीसरा नंबर पे इच्छु वर्ग। इच्छु मतलब गन्ना। ठीक है, इसके बाद में मतलब इसके अंतर्गत जो इच्छु से बनने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे कि आपका गुड़ बनता है, शहद बनता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो उसके विषय में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका मधु वर्ग। तो मधु वर्ग में जो शहद है उससे रिलेटेड अपन चीजों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में आता है तैल वर्ग। तैल मतलब ऑयल। ठीक है, तो ऑयल से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है, वो अच्छे होते हैं, कौन सा ऑयल को अपने को यूज करना है, कौन से ऑयल है के टाइप है, तो वो सभी ये तैल वर्ग के अंतर्गत यानी कि आपकी इसके क्लास में वर्ग, सॉरी मध्य वर्ग। तो मध्य वर्ग मतलब जो एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए अलग से आपका वर्ग बताया गया कि अलग अलग एल्कोहल का टाइप्स होते हैं, उसके अनुसार इसके जो बारे में अपन कहें मध्य वर्ग के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर है आपका मूत्र वर्ग। मूत्र वर्ग के अंतर्गत जो है अपन यूरिन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि गोमूत्र होता है वो उसका प्रयोग करते हैं तो कैसे प्रयोग करते हैं, और कौन से मूत्र है जिसका अपन औषधि निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। तो बता देता हूँ, द्रव्य विज्ञानी अध्याय, द्रव का मतलब क्या होता है, तो लिक्विड चीज को अपन कहते हैं, और उसके विज्ञान के विषय में अपन इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, इस वजह से इस चैप्टर का नाम क्या है, तो द्रव्य द्रव्य विज्ञानी अध्याय। 7 वर्गों का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत तोय वर्ग, दूध वर्ग, इच्छु वर्ग, मधु वर्ग, तैल वर्ग, मध्य वर्ग और मूत्र वर्ग को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो पहली चीज ये चीज को क्लियर रखना। अब यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक एक वर्ग को यहाँ पे अपन पढ़ेंगे और डिटेलिंग से पढ़ेंगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। जैसे कि मैंने बोला तोय वर्ग, तो तोय वर्ग के अंतर्गत आपको क्या है, जो जल है उसके टाइप्स के विषय में बात करना है। तोय मतलब जल, तो जल के जो टाइप्स है उसके अंतर्गत अपन यहाँ पे देखेंगे। तो तोय वर्ग में सबसे पहला आता है आपका गंगा अम्बु। अम्बु मतलब जल होता है। ठीक है, तो गंगा का जो जल है उसके क्वालिटीज यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो गंगा अम्बु मतलब गंगा के समान जो जल होगा उसके क्या क्या क्वालिटीज होते हैं वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो सबसे पहले इसे बोला गया है जीवनदायक होते हैं। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि गंगा का जल सिंपल सी बात है क्या है, सभी लोगों को जीवन देने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें अब इसका जो जल है उसको पीते भी है, प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो जीवनदायक होते हैं। ठीक है, क्योंकि जीवन को क्या है बढ़ा रहा है, आपके लाइफ को क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि उसमें आप जो है डेली यूजेस में जो भी काम कर रहे हो उसमें इसका यूज कर रहे हो, तो जीवनदायक इस वजह से बोला गया है। फिर तृप्ति कारक होता है। तृप्ति कारक मतलब गंगा जल का जब आप सेवन करते हो, ठीक, आपका जल जो इसको सेवन करने से क्या है आपको तृप्ति मिले, मतलब प्यास जो है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए, तो उसे अपन क्या, फिर बोला गया हृदय के लिए हितकर हो, जो क्या है हार्ट के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा जो जल है वो गंगा जल कहलाएगा। इसके अलावा गंगा अम्बु जल कहलाएगा। फिर बोला गया बुद्धि का विकास करे, यानी कि जो ब्रेन है या ग्रोथ है प्रॉपर उसको करे, ब्रेन का ग्रोथ प्रॉपर करे। फिर प्रसन्नता कारक हो, यानी कि अगर आप जब जल को पीते हो तो इतना आपको अच्छा लगे कि आपके मन में जो है खुशी आ जाए, तो प्रसन्नता कारक हो। साथ ही साथ पतला अव्यक्त रस वाला हो। ठीक है, तो आपको पता है कि जल जो है टेस्टलेस रहता है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, अव्यक्त रस कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में तो टेस्टलेस को ही अव्यक्त रस कहते हैं। तो अव्यक्त रस वाला हो और कैसा हो, पतला हो, गाढ़ा नहीं होना चाहिए।
जो है ये बोल सकते हैं लिक्विड हो तो वो हो। इसके अलावा रुचि कारक हो मतलब जब भोजन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें रुचि उत्पन्न करें, जब अपन जल को पीते हैं तो। इसके अलावा रुचि कारक, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जब आप जल को पी रहे हो तो आपको और पीने का मन करे, रुचि कारक हो। फिर स्पर्श तथा वीर्य में शीतल हो, तो जब अपन उसको छुए, ठीक है, स्पर्श करें, तथा उसका जो वीर्य है, पोटेंसी जो है वो कैसी हो, शीतल हो, ठंडी हो। साथ ही साथ लघु हो, यानी कि लाइट हो, जो जल है वो ऐसा रहता है ना, हार्ड वाटर भी पढ़े हो आपने, ठीक है, तो हार्ड नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, लाइट वाटर होना चाहिए। इसके अलावा अमृत के समान गुणकारी हो, तो अमृत जैसा गुणकारी होता है वैसा ही वो गुणकारी हो, तो वो क्या है आपका अम्बु जल के क्वालिटीज में आता है। तो जीवनदायक हो, तृप्तिकारक हो, हृदय के लिए हितकर हो, बुद्धि विकास तथा प्रसन्नता कारक हो, पतला अव्यक्त रस वाला हो, रुचिकारक हो, स्पर्श तथा वीर्य में शीतल हो, लघु हो, अमृत के समान गुणकारी हो, तो ये सभी के हैं गंगा अम्बुजल के क्वालिटीज बताए गए हैं। साथ ही साथ आकाश से गिरता हुआ सूर्य चंद्र तथा वायु से स्पर्शित भूमि पर गिरने के बाद देश काल तथा देश काल के अनुसार पथ्य व अपथ्य हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो जल होता है, जो गंगाम्बु जल होता है, वो क्या होता है आपका आकाश से गिरता हुआ, जब आकाश से गिरेगा तो सूर्य चंद्र तथा वायु के स्पर्श, सूर्य से आता हुआ चंद्रमा हो गया, फिर वहां पे वायु हो गया, फिर भूमि, इस पर गिरेगा। तो जिस देश में और जिस काल में गिरा है उस अनुसार क्या है, पथ्य, पथ्य मतलब उसके लिए बेनिफिशियल हो, अपथ्य मतलब जो उसके लिए बेनिफिशियल ना हो, तो उस प्रकार हो जाता है। तो वो क्या है, गंगा गंगा जल का क्वालिटी है कि वो क्या है, पथ्य कारक भी हो सकता है और अपथ्य कारक भी हो जाता है। ठीक है, उसके सूर्य चंद्रमा इन सभी के स्पर्श होने के कारण, ठीक है, देश काल के अनुसार। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका बताया गया है कि आकाश से बरसने वाले सभी जल एक ही प्रकार के होते हैं। तो आकाश से बरसने वाले जो सभी एक ही प्रकार के होते हैं। तो ये यहाँ तक जो है गंगा अम्बुजल का जो गुण है वो आपका फिनिश होता है। इसके बाद में जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा बताई गई है कि क्या क्या और चीजें हैं करके। तो आकाश से जो जल होते हैं, जो भी जल बरसते हैं, उनका जो सभी जल होते हैं वो एक ही टाइप्स के होते हैं, ये चीज बताया गया है। परंतु आकाश से गिरते समय जब जब क्या है, जो जल है वो सूर्य चंद्रमा तथा वायु इनके संपर्क में आकर के भूमि पर गिर गिर करके, भूमि जैसे कि अपन जो अलग अलग देश आपने तीन प्रकार के पढ़े हैं, जैसे कि साधारण देश, जंगल देश, अनूप देश तथा काल, जो आपके छह ऋतु हैं, उनके प्रभाव के अनुसार इनका जो गुण है वो परिवर्तित हो जाते हैं, और इनके गुण के अनुसार कुछ जो है अवगुण युक्त हो जाएंगे, यानी कि उनका जो नेचुरल जो प्रॉपर्टी है, जो वाटर की एक रहनी चाहिए, वो नष्ट हो जाएगी, और कुछ क्या है गुणवान हो जाएंगे, मतलब उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो बनी रहेगी। तो इस प्रकार का आपका हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, सभी जल एक प्रकार के ही होते हैं, लेकिन क्या होता है अलग अलग चीजों का, जैसे आकाश से गिर रहा है, ठीक है, तो सूर्य चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी, इनका संपर्क आकर के भूमि पर गिरने से देश, जैसे साधारण, जंगल, अनूप देश, काल, यानी कि ऋतुओं के जो गुण होते हैं वह अवगुण होने की वजह से उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, मतलब इन सभी के कारण गुण व अवगुणता आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अंतरिक्ष जल, आकाशीय जल व गंगा अम्बु पृथ्वी पर बरसने के बाद भौम्य जल कहलाता है। तो अंतरिक्ष जल, अंतरिक्ष का जल, आकाशीय जल, आकाश का जल, तथा गंगा अम्बु जो पृथ्वी पर बरसने पर क्या है, भौम्य जल कहलाता है, यानी कि भूमि का जल कहलाता है। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज को भी थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना कि क्या क्या जो वर्ड है यहाँ पे प्रयोग किया गया है। यहाँ पे अपन गंगाम्बु जल के जो गुण है वो अपन देखते हैं। ठीक है, अभी तक अपन क्या देख रहे थे कि गंगाम्बु जल का लक्षण क्या होता है, वो क्या क्या काम को करते हैं। अब इसके जो क्वालिटीज हैं, गुण है, उसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका गंगाम्बु जो जल है उसके गुण के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि आकाश से बरसते हुए जल को चांदी के पात्र में रखें, तथा साली धान्य जो भाग है उसको संचित करने पर यदि वह भाग स्वच्छ क्लेद रहित होते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, अब बारिश से गिर रहे हैं, बारिश से पानी गिर रहे हैं, तब उसको अपने को क्या है, चांदी के पात्र में उस जल को, जब बारिश हो रहा है तो उस चांदी का जो पात्र है, इस चांदी के पात्र में उसको इकट्ठा करना है। चांदी के पात्र में इकट्ठा करना है, कितना इकट्ठा करना है, तो रखने के बाद में साली धान्य भाग को संचित करने पर यदि वह भाग स्वच्छ, क्लेद रहित तथा विवरता रहित बना रहता है, मतलब अब ये जो जल है, ये जल हमने क्या है, जो आकाश से बरसा, ठीक है, वो जल को हमने चांदी के पात्र में एकत्रित कर लिया। अब क्या किया है, एक धान का प्रकार आता है, ठीक है, तो धान का प्रकार आता है जिसको अपन बोलते हैं साली धान्य। इसको अपन ने क्या किया, मान के चलो एक पॉड लिया, ठीक है, इसमें अपन लोगों ने साली धान्य को रख दिया, ठीक है, अब इसके ऊपर मिट्टी विट्टी डाल दिया।
तो क्या कर रहे हैं, ये जो जल हमने एकत्रित किया आकाश के जल को, उसको अपन इस पॉट के ऊपर डालते हैं। तो ये जो साली धान्य है ये कैसा हो रहा है, ये क्लेद के साथ विवर्णता डिस्कलरेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, इस धान में, ये सभी चीजें हैं। तो उससे उस जल को अपन क्या बोलेंगे, गंगा अम्बु जल बोलेंगे, क्योंकि वो क्या है, साली धान्य में कोई भी क्लेद उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ विवर्णता यानी कि डिस्कलरेशन को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, ये चीज को अपन देखेंगे। तो इस वजह से इस जल को क्या बोलेंगे, गंगा अम्बु जल या गंगा जल समझना चाहिए। तथा यही जो जल होता है, ये जो जल है, ठीक है, उसके अपन क्या है, पी सकते हैं। अगर ये सारी क्वालिटी अपन साली धान्य में डाल रहे हैं तो उसमें क्लेद नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, विवर्णता नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, तो उस जल को अपने को सेवन करना चाहिए, वही क्या है, गंगा जल है। ये यहाँ पे बताया गया है। यदि वह जल यदि वह जो भाग है वो क्या है, मलिन व विवर्णता युक्त है, मतलब ये जल को हमने डाल दिया, अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें क्लेद को उत्पन्न कर रहे हैं, या इसको पूरा विवर्ण, विवर्ण मतलब डिस्कलरेशन को उत्पन्न कर रहे हैं, विवर्णता मतलब डिस्कलरेशन, क्लेद मतलब कफ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, गीला कीचड़ टाइप हो जाता है ना, तो वो एक प्रकार का इस प्रकार का हो जाएगा। और विवर्णता को अगर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वही है कि क्लीनता मतलब वही चीज है, ठीक है, क्लेद को बढ़ा रहे हैं, और मलिन कर दे रहे हैं मतलब पूरा गंदा कर दे रहे हैं, तो वो जो जल है वो क्या है, समुद्र जल समझना चाहिए। मतलब यही जो जल है हमने उसको रखा है, ठीक है, अगर इसमें क्लेद उत्पन्न नहीं कर रहे ये जल साली धान्य में डालने पर, विवर्णता उत्पन्न नहीं कर रहे, तो ये गंगा जल है, इसका सेवन करना है। लेकिन अगर ये क्लेद उत्पन्न करेगा और विवर्णता उत्पन्न करेगा तो क्या है, वो समुद्र जल समझेंगे, इसको गंगा मुजल नहीं समझेंगे, ठीक है, तो इसको पीना नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे आपका बताया गया है, समुद्र जल केवल अश्विन मास में ही पीने योग्य होता है। तो जो ये याद रखना कि समुद्र जो जल होते हैं वो केवल कौन से मास में, जो अश्विन का माह होता है ना, उसी में ही पीने योग्य होता है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। क्योंकि क्यों अश्विन मास में ही पीने योग्य होता है, क्योंकि अश्विन मास में क्या होता है, समुद्र के जल में गंगा का गुण आ जाता है, इस वजह से केवल अश्विन जो मास होता है, अश्विन का जो माह होता है, ठीक है, ये थोड़ा अंक की मात्रा को हटा देना, ठीक है, ये सिर्फ मास करके है, ठीक है। तो ये अश्विन मास में ही ये क्या है, पीने योग्य होता है। रीजन बीन, अगर आपको पूछा जाए कि समुद्र का जल कब पीने योग्य है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में, तो अश्विन मास में पीने योग्य होता है। और अश्विन मास में ही क्यों पीने योग्य होते हैं, क्योंकि उसमें गंगा के गुण आ जाते हैं, इस वजह से अश्विन मास में समुद्र का जल पीने योग्य होता है। फिर बात करते हैं अष्टांग संग्रहकार ने इसके विषय में क्या बताया। तो अष्टांग संग्रहकार के अनुसार स्वेद मिट्टी का जल कसाय रस वाला होता है। तो ये बताया उन्होंने, क्या मिट्टी के अनुसार बताया है कि अगर स्वेद मिट्टी है, ठीक है, मतलब स्वेद मिट्टी है ये बोल सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सुधार लेना, श्वेत मिट्टी है, ये श्वेत है, स्वेद नहीं है, श्वेत मिट्टी है, तो उसका जल कैसा होगा, कसाय रस वाला होगा, कसैला होगा। अगर काली मिट्टी है तो उसका जल कैसा होगा, मधुर रस वाला होगा। और अगर पांडु वर्ण का, ठीक है, पीला मिट्टी है, तो उसका जो रस है वो कैसा होगा, तो वो जो है मिक्स रहेगा, ठीक है, तो श्वेत, श्वेत और पीला इन दोनों का मिक्सचर रह गया, यानी कि तिक्त रस वाला होगा। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड में, कि श्वेत मिट्टी वाला जल कौन सा रस प्रधान होता है, तो याद रखना है कसाय रस। काली मिट्टी वाला जो जल होता है वो कौन सा रस प्रधान होता है, तो मधुर रस। पांडु यानी कि पीले जो मिट्टी वाला रस जो आपका जल होता है वो कौन सा रस प्रधान होता है, तो तिक्त रस। ठीक है, फिर बोला गया नीली मिट्टी वाला जो जल होता है वो कैसा होगा, तो कसाय और मधुर दोनों रस प्रधान होगा। इसी प्रकार जो ऊषर मिट्टी है, ऊषर मतलब थोड़ा सा आप देखोगे धुंधला धुंधला रहता है, ठीक है, उस प्रकार का जो मिट्टी है, तो उसका जो जल होगा वो कैसा होगा, तो लवण रस युक्त होगा। साथ ही साथ कपिल, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं हल्का सा पीलापन लिया हुआ जो रहेगा, ठीक है, हल्का पीला, कपिल पूर्ण रूप से पीला नहीं है, पांडु में पूरा पीला था, कपिल हल्का पीला लिया हुआ है, तो वो कैसा रहेगा, क्षार के समान रहेगा, जो क्षार रहता है ना, ठीक है, उस प्रकार का रहेगा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको भी थोड़ा याद रखना कि अष्टांग संग्रहकार ने क्या क्या चीज बताया है, कि श्वेत मिट्टी में कसाय रस वाला होता है, काली मिट्टी का जल मधुर रस वाला होता है, पांडु मिट्टी जो होता है पीले वाला जो मिट्टी है उसका तिक्त रस वाला होता है, नीली मिट्टी का जो जल होता है वो कसाय रस वाला कसाय तथा मधुर रस वाला होता है, ऊषर मिट्टी का जो है लवण रस वाला होता है, तथा कपिल मिट्टी का क्षारीय होता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। क्लियर हुआ। नाउ बात करते हैं जल के भेद के विषय में। तो जल के जो भेद हैं वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं, जो जल अपने को प्राप्त होते हैं ना उसके आधार पे इसके टाइप्स बताए गए हैं। जैसे कि कॉप, कॉप मतलब कुएं से आपको जल प्राप्त होते हैं। दूसरा होता है आपका सारस, सारस मतलब जो बड़े तालाब है या सरोवर है उनसे जल प्राप्त होते हैं। तीसरा है आपका ताड़क, ताड़क मतलब जो छोटा तालाब है उसको अपन ताड़क बोलेंगे।
फिर है चौट्य। चौट्य मतलब पर्वतों को फोड़ करके जो झरने के रूप में या फिर पर्वतों को फोड़ करके जो जल निकलते हैं उसे अपन चौट्य बोलेंगे। फिर बोला गया है प्रस्रवण। प्रस्रवण मतलब जो झरना होता है, ठीक है, उससे जो भर रहे हैं, ठीक है, उससे जो जल गिर रहे हैं उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रस्रवण बोलेंगे। फिर बोला गया औद्भिद। औद्भिद मतलब भूमि को फोड़ करके, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, भूमि के अंदर से जल निकलता रहता है, तो भूमि को फोड़ करके जो जल निकल रहा है उसे अपन औद्भिद बोलेंगे। फिर बताया गया वापी। वापी मतलब जो बावड़ी का जो जल रहता है, बावड़ी वगैरह रहता है, उसका जो जल रहेगा उसे अपन वापी जल बोलेंगे। फिर उसके बाद में बोला गया है नादे। नादे मतलब नदी का जो जल होता है उसे अपन नादे कहेंगे। तो अगर पूछा जाए जल के कितने भेद हैं, तो टोटल 8 भेद हैं। कौन सा? कौप्य जल जो कुआं का जल होता है, सारक जल जो बड़े तालाब या बड़े सरोवर का जल होते हैं, ताड़क जल मतलब जो छोटे तालाब का जल होते हैं, चौट्य जल जो पर्वतों को फोड़ करके निकलते हैं, प्रस्रवण जल यानी कि झरनों का जल होता है, औद्भिद जल जो भूमि को फोड़ करके निकलते हैं, वापी यानी कि बावड़ी का जल, और नादे यानी कि नदी का जल। तो इस प्रकार से जल के यहाँ पे आपके भेद बताए गए हैं। तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेयजल जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो इंद्र जल होता है या अंतरिक्ष जल होता है उसकी क्या क्वालिटी है। तो पेयजल जिसका आप सेवन कर सकते हो, जिसे इंद्र जल भी बोला जाता है या अंतरिक्ष जल होता है, उसके क्वालिटीज के विषय में यहाँ पे आपका वर्णन किया गया है। तो पेयजल के विषय में बताया गया है कि उत्तम पात्र में रखा हुआ, ठीक है, क्या होगा, ये उत्तम पात्र में, जो अच्छा पात्र है उसमें रखा होगा, किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा, तो दोष रहित होगा, ऐसा इंद्र जल जो होता है। इंद्र जल मतलब 12 जो आपका बादलों से जो बरसा हुआ जो जल होता है वो सदैव पीने योग्य होता है। तो ये चीज याद रखना कि उत्तम पात्र में रखा हुआ जो दोष रहित होता है, ऐसा जो इंद्र जल होता है वो सदैव पीने योग्य होता है। अगर इंद्र जल नहीं है तो उस कंडीशन में आप किसको पियोगे, तो इसके अभाव में, यानी कि इंद्र जल नहीं है तो उसके अभाव में भूमि पर स्थित ऐसा जल जो पीने योग्य है, ठीक है, उसको पीना चाहिए। तो भूमि पर स्थित जो जल है उसको अपने को पीना चाहिए अगर इंद्रजल अवेलेबल नहीं है तो। तथा जो कि अंतरिक्ष जल के गुणों वाला हो, जो प्रमुख रूप से कैसा है, ऐसा जल को जो आप जो जल को पी रहे हो भूमि के ऊपर जो जल है उसमें से ऐसा नहीं है कि कोई भी जल को पी लोगे, ऐसे जल को पीना है जो अंतरिक्ष जल जो होता है यानी कि इंद्र जल जो होता है उसी के समान क्वालिटीज वाले रहेंगे, गुण वाले रहेंगे, ऐसे जल का ही आप सेवन करोगे। जैसे कि अगर ऐसा जल जो होता है वो अधिकतर कहाँ पे दिखाई देगा, तो काले या फिर सफेद वर्ण के जो स्वच्छ मिट्टी होता है ऐसे वाले देश में स्थित होता है। तो जो आपका इंद्र जल के समान गुण वाला जो जल होता है वो क्या है, आपका काले या सफेद मिट्टी वाले स्वच्छ मिट्टी वाला जो देश होता है उसमें ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, सूर्य की किरणों से तथा वायु के द्वारा स्पर्श होने की वजह से जो जल होता है जो प्यूरिफाई हो जाया रहता है। इस वजह से प्रमुख रूप से ऐसे स्थान जहाँ सफेद मिट्टी या काली मिट्टी है, ठीक है, वहां का जो जल है वो अपने को सेवन करना है। तो ये क्या है, पेय जल जिसका अपने को सेवन करना है। अब बात करते हैं अपेय जल, मतलब कौन सा ऐसा जल है जिसको अपने को पीना नहीं है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, अपेय जल। तो अपेय जल के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो कीचड़, जैसे कि कीचड़ हो गया, शैवाल हो गया, खरपतवार हो गया, तथा पत्तों आदि से ढका हुआ है। तो जो क्या है, कीचड़, शैवाल, खरपतवार तथा पत्तों आदि से ढका हुआ है, सूर्य, चंद्र तथा वायु के स्पर्श से रहित है। तो जो जिसके ऊपर सूर्य तथा चंद्रमा व वायु के स्पर्श नहीं हो रहे हैं उससे रहित है। तथा तुरंत, मतलब सूर्य और चंद्रमा इनका प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है उस जल के ऊपर, उसको अपने को नहीं पीना है। तथा तुरंत वर्षा हुआ है, तथा अस्वच्छ है, मतलब जैसे ही बारिश हुआ है और उसके बाद में वो अस्वच्छ हो गया है, गंदा हो गया है वो जल। क्वालिटी कैसी है, तो गुरु है, हैवी है, हार्ड वाटर है, झाग युक्त है, ठीक है। साथ ही साथ जो कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे जिसे अपन बोलते हैं, वो उनसे युक्त है, उस जल में बैठ रहे हैं उसके, उनसे युक्त है। तथा धूप से तप्त एवं दांतों को सुन्न करने वाला है, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा भी ठंडा ठंडा नहीं है, ठीक है, मतलब ये जो बोला गया है कि तप्त, धूप से इतना ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा जो ठंडा है, ऐसे जल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये चीज याद रखना कि जो कीचड़, शैवाल, खरपतवार यानी कि घास फूस, पत्ते आदि से जो है ढका हुआ है, जिसके ऊपर एक तो सूर्य, चंद्रमा तथा वायु इनका बिल्कुल भी प्रवेश नहीं हो रहा है, ये स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तथा वर्षा के बाद में तुरंत गिर करके गंदा हुआ है, ठीक है, हैवी है, हार्ड वाटर है, झाग युक्त है जिसमें से झाग निकल रहे हैं, साथ ही साथ जो कीड़े मकोड़े हैं उसके ऊपर बैठ रहे हैं, ऐसे जल, तथा जो जल बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडा है उस जल का सेवन नहीं करना है। तो ये क्या है, अपेय जल के अंतर्गत बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है कि बिना ऋतु का बरसा हुआ जल जो होता है, ठीक है, तो बिना ऋतु का बरसा हुआ जो जल होता है, यानी कि वर्षा काल के प्रथम वर्षा काल का जो जल होता है,
तथा मकड़ियों आदि के जालों से युक्त जो जल होते हैं, तथा पुरीष यानी कि स्टूल, तथा विष यानी कि पॉइजन के संपर्क में आने के कारण जो दूषित हुआ जल होते हैं, उसका भी अपने को सेवन नहीं करना चाहिए। तो बिना, अभी वर्षा काल नहीं आए हैं, ठीक है, गर्मी के टाइम है और उस टाइम बारिश हो गया, तो उस जल को भी नहीं पीना है। साथ ही साथ जो स्टार्टिंग का जो वर्षा का टाइम है, उस टाइम में जो जल बरस रहा है, जिसके ऊपर मकड़ी वगैरह बैठे हुए उसके जाल से युक्त है, या फिर स्टूल उसके स्पर्श में है, या पॉइजन उसके स्पर्श में है, तो ऐसे जल का अपने को सेवन नहीं करना है। तो ये क्या है, अपेय जल, जिसका सेवन नहीं करना है, उसके विषय में बताया गया है। साथ ही साथ मैं इस नोट्स का पासवर्ड आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका 19AS5 वाला चैप्टर है ना, तो ये इसका पासवर्ड रहेगा। तो 19AS, एस है ये, ठीक है, 5 है फिर, ठीक है। तो ये चीज को आपको एज इट इज टाइप करना है, 19AS5। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विभिन्न नदियों के जल के गुण के विषय में। तो विभिन्न जो नदी है उसके जल के गुण के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया। तो क्या क्या बताया गया उसको अपन देख लेते हैं। तो पश्चिमी समुद्र की ओर बहने वाली जो नदी होती है, कौन सी नदी बहती है जो पश्चिम दिशा में बहती है, तो नर्मदा हो गया, सिंधु हो गया, तापी हो गया, इनकी जो नदी होती है। और अधिक वेग से बहने वाली नदियों का जो जल होता है वो कैसा होता है, निर्मल होने के कारण, सॉफ्ट होने के कारण, निर्मल होने के कारण पथ्यकर है, मतलब उसका अपन सेवन कर सकते हैं। इसके विपरीत लक्षण वाले जो नदी का जो जल होते हैं वो क्या है, अपथ्यकर है, मतलब इसके अपोजिट जो क्वालिटीज वाले जो जल होंगे, इसके अपोजिट क्वालिटी वाले जो नदियों का जो जल होगा वो क्या है, अपथ्यकर है, यानी कि उसका सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ हिमालय, ठीक है, इसके अलावा मलयांचल हो गया, ऐसे पर्वत से निकलने वाली नदियों का जो जल होता है वो क्या होता है, पत्थरों से टकराता है, और पत्थरों से टकरा करके उनसे क्या है, गिर करके छिन्न भिन्न होकर के मथ जाने के कारण वो क्या होता है, पथ्य होता है। मतलब पत्थरों से टकरा रहा है बार बार, उसका क्या है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, छिन्न भिन्न हो रही है, इधर उधर करके मथ रहे, फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो वो भी अपन सेवन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मंद गति से बहने वाली नदियों का जो जल होता है, जो एकदम स्लो मोशन में बह रहा है, ऐसे नदियों का जो जल होता है वो क्या है, कृमि कारक, यानी कि कृमि रोग को उत्पन्न करता है, स्लीपद को उत्पन्न करता है, जो एक स्किन से रिलेटेड डिसीज है, ठीक है, हृदय रोग को उत्पन्न करता है, हार्ट रिलेटेड डिसीज को उत्पन्न करता है, कंठ रोग को उत्पन्न करता है, ठीक है, जो आपके थ्रोट से रिलेटेड डिसीज है, सिरो रोग यानी कि ब्रेन से रिलेटेड डिसीज को उत्पन्न करता है। तो मंद गति से बहने वाली जो नदी है उसका जल कभी सेवन नहीं करना है, क्योंकि वो क्या है, कृमि को उत्पन्न कर रहा है, स्लीपत को उत्पन्न कर रहा है, हृदय रोग को उत्पन्न कर रहा है, कंठ रोग को उत्पन्न कर रहा है, तो सिर रोग को उत्पन्न कर रहा है। साथ ही साथ प्रत्यावंती यानी कि पूर्व मालव प्रदेश, यानी कि उज्जैन एवं जो आपका अमरावती यानी कि पश्चिम मालव जो प्रदेश है उससे निकलने वाली नदियों का जो जल होता है वो अर्श को पैदा करता है। तो इस वजह से जो पश्चिमावंती और अमरावती जो प्रदेश के जो जल है उसका भी सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ बोला गया है कि महेंद्र पर्वत, यानी कि जो बड़ा पर्वत होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, महेंद्र पर्वत। तो महेंद्र पर्वत से निकलने वाली नदियों का जो जल होता है वो उदर रोग व श्लीपद रोग को पैदा करता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा जो पर्वत है उससे निकलने वाला जो नदी है उसका जो जल होता है वो अबडोमन से रिलेटेड डिसीज यानी कि उदर रोग, श्लीपद जो रोग है, ठीक है, ये जो है रोग होते हैं उसको उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ विंध्याचल से निकलने वाली जो नदी होती है, ठीक है, तो विंध्याचल से निकलने वाली जो नदी है उसका जो जल होता है वो क्या है, त्रिदोष को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, सॉरी, त्रिदोष नाशक होता है। तो विंध्याचल जो पर्वत है उससे निकलने वाली जो नदी होता है वो क्या करता है, उसका जल अच्छा होता है, यानी कि वो क्या करेगा, त्रिदोष को नष्ट करेगा, साथ ही साथ बल को बढ़ाएगा, पौरुष्य जो शक्ति होता है उसको बढ़ाता है, तथा समुद्र को जो जल होता है उसका अगर आप सेवन करोगे तो शरीर में त्रिदोष को बढ़ाता है, जबकि विंध्याचल पर्वत का जो नदी का जो जल था वो त्रिदोष को नष्ट कर रहा था। तो ये चीज को याद रखना। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कूप या ताड़क जो आपका जल है, ठीक है। तो कूप ताड़क जो आदि जो जल होते हैं उसके विषय में क्या बताया गया है। तो कूप व ताड़क आदि जल के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि कूप तथा ताड़क आदि जल के गुण जंगल व आनुप व पर्वतीय देशों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। तो जहाँ पे कुआं है, ये तालाब है, उसका जो जल के जो क्वालिटीज रहेगा वो जंगल देश का है कुआं, या आनुप देश का है कुआं, या पर्वतीय देश का कुआं है, ठीक है। तो उसके अनुसार उसमें क्या है, जो गुण है वो भी क्या है, अलग अलग होंगे। जंगल देश का कुआं रहेगा तो जंगल गुण रहेगा, अनूप देश का रहेगा तो अनूप गुण रहेगा। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। फिर जल पान के अयोग्य, मतलब किनको क्या है, वाटर का सेवन नहीं कराना है। कौन से ऐसे कंडीशंस हैं या कौन से ऐसे डिसीज हैं जिसमें अपने को जो है वाटर इनटेक नहीं कराना है पेशेंट को। तो जल पान के अयोग्य कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको बताया गया मंदाग्नि, यानी कि डाइजेस्टिव फायर ऑलरेडी जिसका क्या है मंद है, तो उसको अपने को जलपान नहीं कराना है। गुल्म रोग में जलपान नहीं कराना है। पांडु जो रोग है, ठीक है, उसमें नहीं कराना है।
उदर रोगी में जो है जलपान नहीं कराना है। अतिसार मतलब डायरिया में जलपान नहीं कराना है। अर्श यानी कि पाइल्स में जलपान नहीं कराना है। ग्रहणी रोग हो गया, शोथ हो गया, साथ ही साथ शोथ के साथ में शोष यानी कि जो आपका शरीर का क्या है, शोषण हो गया, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो गया, शोथ हो गया, स्वेलिंग हो गया। तो इन सभी रोगों से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनमें क्या है, जलपान नहीं कराना है। तो मंदाग्नि जिसका डाइजेस्टिव फायर जो है वो ऑलरेडी मंद है। गुल्म है, पांडु मतलब एनीमिया है, ठीक है। उदर रोग यानी कि abdomen से रिलेटेड डिसीज, अतिसार मतलब डायरिया है, अर्श मतलब पाइल्स है, ग्रहणी रोग है, ठीक है, यानी कि जीबीएस है। इसके अलावा सॉरी आईबीएस है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सोस है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है, सोथ है यानी कि स्वेलिंग हो गया। तीन रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसमें जलपान नहीं कराना चाहिए। साथ ही साथ स्वस्थ मनुष्य को भी शरद व ग्रीष्म ऋतु में को छोड़ करके अन्य ऋतुओं में अल्प मात्रा में जलपान कराना चाहिए। तो स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसको शरद व ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके अन्य ऋतु में जो है अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में जलपान कराना है, ये यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ भोजन काल में जलपान का प्रभाव, यानी कि आप भोजन कर रहे हो उस दौरान अगर आप वाटर इंटेक करते हो तो उसके क्या जो है इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। तो भोजन काल में जलपान का प्रभाव, तो यहाँ पे बोला गया भोजन के मध्य में जल पीने से, यानी कि आप बीच बीच में क्या है, जैसे आप खाना खा रहे हो उसके बीच बीच में जब आप जल पीते हो तो व्यक्ति का जो शरीर रहता है वो सम शरीर वाला होता है, मतलब उसका जो शरीर रहेगा वो इक्वल रहेगा। लेकिन भोजन के अंत में लास्ट में अगर आप जल पीते हो तो व्यक्ति का जो शरीर रहेगा वो स्थूल हो जाएगा, यानी कि लास्ट में आप जो है जल पियोगे तो स्थूलता यानी कि ओबेसिटी आ जाएगा और शरीर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो शरीर वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका शरीर और बढ़ जाएगा, स्थूलता यानी कि ओबेसिटी आ गई इस वजह से। तथा भोजन के प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में ही, भोजन स्टार्ट करने के पहले ही आपने जल पी लिया तो जल पीने की वजह से क्या है, खाना ज्यादा नहीं खिलाएगा, इस वजह से क्या होगा, व्यक्ति जो है वो कुश क्रिश है, ये थोड़ा सुधार लेना, क्रिश, ठीक है, क्रिश हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिश हो जाएगा यानी कि पतला हो जाएगा। तो ये चीज बताएगा। तो ये आपका क्या है, भोजन काल में जलपान का जो इफेक्ट है वो बताया गया है कि भोजन के मध्य में अगर जल पीते हो तो व्यक्ति क्या है, सम शरीर यानी कि इक्वल शरीर वाला होगा। भोजन के अंत में अगर जल पीते हो तो व्यक्ति जो है स्थूल हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। और भोजन के प्रारंभ में अगर जल पीते हो तो व्यक्ति का जो शरीर है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही जल पी लिया तो खाना कम खिलाएगा तो पतला हो जाएगा, ठीक है, कृश हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फिफ्थ चैप्टर का, उसको अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। सेकंड पार्ट के आगे का जो वर्ग है उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही अभी के लिए, ठीक है। थैंक यू।